नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, सीटेट पेपर टू एसएसटी के लिए एक ऐसी बेहद उपयोगी वीडियो लेकर के आया हूं। 8 फरवरी के दिन आपको पेपर में इसी वीडियो से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैंने वही टॉप सेलेक्टेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुने हैं जो पेपर में छपेंगे। क्यों छपेंगे? क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन को लिया है, यहाँ पर हिस्ट्री को भी, ज्योग्राफी को भी, पॉलिटी को भी और एसएसटी पेडागोजी के टॉप क्वेश्चन को भी। और क्वेश्चन से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट जानकारी रहती है, जहां से पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वह एक एक पॉइंट आपको बता कर के चलूंगा, ताकि कल को पेपर में कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उस क्वेश्चन को कर पाओ। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है। राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है। समूह के संसाधनों पर मुखिया का अधिकार होता है। समूह के संसाधनों पर समूह के सदस्यों का अधिकार होता है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता है, जिसे बोलते हैं ज्येष्ठाधिकार का नियम। जहां पर राज्य का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता है, उस प्रथा का नाम क्या है? सहदायाद प्रथा। सहदायाद प्रथा कब प्रचलित थी? यह सहदायाद प्रथा मुगल काल में प्रचलित थी, जहां राजा अपने समस्त पुत्रों के बीच में विभाजन कर दिया करता था। सहदायाद प्रथा से अनेक क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। उन क्वेश्चन को भी कराता हूं किस प्रकार से आया करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन। यहां पर आपको बताना चाहूंगा सहदायाद प्रथा के बारे में। मुगल ज्येष्ठाधिकार की प्रथा में विश्वास नहीं रखते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी होता था। मुगल उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। यहाँ पर दो बातें आपने समझनी होंगी। पहली बात, आपने ज्येष्ठाधिकार समझ लिया, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकार होगा, और सहदायाद प्रथा में क्या होगा, जो कि मुगल काल के दौरान प्रचलित यह प्रथा थी। इसमें जितने भी पुत्र होंगे राजा के, सभी पुत्रों के बीच में विभाजन कर दिया जाएगा। यह थी सहदायाद प्रथा, और इस प्रथा से क्वेश्चन भी पेपर में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर, उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है? तो जवाब हो जाएगा सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं किस पर आधारित थीं? तो यह परंपराएं सहदायाद का नियम, जहां उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, यहां पर कथन और कारण से। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं रखते थे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वे सहदायाद प्रथा को अपनाते थे। दोनों बातें सही हो जाएंगी, पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जितने भी नए मित्र इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनको मैं जानकारी बता दूं छोटी सी। यह जो एक्स्ट्रा आपको जानकारी बताई जा रही है, यह मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स से आपको जानकारी बताई जा रही है। अगर आप लोग इच्छुक हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग इन नोट्स को लेकर के 60 नंबर की एसएसटी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। नोट्स में आपको मिलेगा क्या क्या, मैं बता देता हूं आपको। कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री मिलेगी, कंप्लीट आप लोगों को ज्योग्राफी मिलेगी, कंप्लीट आप लोगों को पॉलिटी मिलेगी, एसएसटी पेडागोजी भी आपको मिलेगी। कहने का मतलब है 60 नंबर का पूरा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नोट्स में पूछे गए पीवाईक्यू क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे 2011 से अब तक, यानी कि सभी वर्षों के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी चैप्टर वाइज मिलेंगे। जैसे एनसीईआरटी का कंटेंट आपने यहाँ पर देख लिया, फिर मैंने उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी इन्हीं नोट्स में समाहित किया है। आप 60 नंबर की तैयारी इन नोट्स के माध्यम से कर सकते हो। नोट्स कैसे लेने हैं? स्क्रीन पर आपके नंबर लिख करके आ रहा होगा 9696400597। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग इन नोट्स को ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। 60 नंबर की नोट्स का प्राइस 199 रुपये है। 199 रुपये नोट्स का प्राइस है। प्राइस आपका बढ़ भी सकता है, इसलिए फटाक से इन नोट्स को ले लें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम हैं? चावल की किस्में, स्थानांतरित कृषि के नाम, मक्का की किस्मों के नाम, वाणिज्यिक अनाज कृषि के नाम। ये पेपर में क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछा गया है। मिल्पा, रोका, लदांग किसके विभिन्न नाम है? जवाब हो जाएगा स्थानांतरित कृषि, जिसको झूम खेती के नाम से भी भारत में जाना जाता है। और इस खेती का दूसरा नाम है कर्तन दहन, क्योंकि यह वनों को काटकर जलाकर खेती की जाती है, इसलिए इसको कर्तन दहन भी बोलते हैं। मिल्पा बोलते हैं इसको कहाँ पर? मिल्पा बोलते हैं अमेरिका में। रोका बोलते हैं इसको ब्राजील में। ब्राजील में क्या बोलते हैं? रोका के नाम से जाना जाता है। लदांग बोलते हैं
लदांग बोलते हैं इंडोनेशिया में, ठीक, इंडोनेशिया में, और मलेशिया में इसको लदांग के नाम से जाना जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या समझा, स्थानांतरित कृषि के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, और स्थानांतरित कृषि भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लेना उपयोगी रहेगा। मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है आपको बेहद जानकारी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। स्थानांतरित कृषि, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है, मक्का, रतालू, आलू और कसावा उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन खेती भी बोलते हैं, पेपर में कई बार पूछा गया है। कर्तन दहन किसको बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन के नाम से भी जाना जाता है। और यह खेती अमेजन बेसिन के सघन वन वाले क्षेत्र में की जाती है, ये भी पता होना चाहिए। जहां पर वन होंगे, जंगल होंगे, वहीं पर यह खेती की जाएगी, वनों को काटकर, जलाकर। उसके बाद स्थानांतरित कृषि के नाम मैंने अभी आपको बताए। झूमिंग बोलते हैं उत्तर भारत में, इसको झूमिंग बोलते हैं। मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में, और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। रोका बोलते हैं ब्राजील में। लादांग बोलते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया में। पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट जानकारी के माध्यम से बताया। अब स्थानांतरित कृषि पे विभिन्न प्रकार के प्रश्न आए हैं, मैं ढूंढकर आपको अभी तुरंत फटाक से यहीं पर करा देता हूं। नोट्स को मैंने ओपन कर ही लिया है, नए मित्र इन नोट्स को अवश्य रूप से ले ही लेंगे, ठीक। तो मैं क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूं। जैसे एक आपका विकल्प वाला यह क्वेश्चन है, जैसे मैंने अभी आपको स्थानांतरित कृषि के बारे में बताया, तो यह कहाँ की जाएगी? यह आपके सघन वन वाले क्षेत्र में की जाएगी, समझे। जब आपको स्थानांतरित कृषि के बारे में पता होगा तभी आप मिलान कर पाओगे, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक। उसके बाद झूम खेती घुमत्तू है, अर्थात स्थान बदल कर की जाती है, जंगलों में की जाती है, भूखंडों पर की जाती है, ठीक, ये आपको मैंने बता दिया, सही हो जाएगा। उसके बाद ये भारी वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, कर्तन दहन के नाम से भी जानी जाती है, तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में प्रचलित है, ठीक, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसको समझ लेना उपयोगी रहेगा। निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा मैंने क्या बताया आपको? मैक्सिको और उत्तर अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है, ठीक। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसको लादांग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लादांग के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है, ठीक। भारत में इसको झूम के नाम से जाना जाता है, झूम खेती, ठीक। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लो, फिर मैं आगे बात करूंगा। मिल्पा, लदांग, रोका, चीरू ऊपर दिए गए किन से संबंधित हैं? चीरू एक जनजाति है। चीरू क्या है? एक प्रकार की विलुप्त जनजाति है। और स्थानांतरित कृषि के नाम है मिल्पा, रोका, लदांग, ये मैंने अभी आपको बताया भी। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, ये वाला भी पेपर में पूछा गया, जो अभी मैंने आपको यहीं पर करा दिया। तो नए मित्र इन नोट्स को अवश्य ले लेना, क्योंकि नए मित्र को ही जरूरत होगी, पुराने मित्र ले ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था क्या कहलाती थी? मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, जब्द व्यवस्था या जागीरदार व्यवस्था? राइट आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा या व्यवस्था इसको बोलते थे। मनसबदारी व्यवस्था, जिसमें सैनिकों के पद हो गए, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व, इन सभी का निर्धारण किया जाता था, जो कि मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई एक श्रेणी क्रम व्यवस्था थी, मनसबदारी व्यवस्था। अगला प्रश्न, यहाँ पर करना क्या है? आपको मिलान करना है, महाद्वीप को स्तंभ सेकेंड के साथ मिलान करना है। एक तरफ आपके महाद्वीपों के नाम है, दूसरी तरफ उनसे जुड़ी हुई जानकारी है। तो आपको पता होगा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील। कौन सी है लंबी नदी आपकी? कौन सी है? नील। और विश्व की सबसे बड़ी नदी, स्थायी मानव निवास नहीं है, अंटार्कटिका में बर्फ ही बर्फ है, नहीं है। देखो, मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ। जैसे अंटार्कटिका मैंने चुन लिया, अंटार्कटिका इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। अंटार्कटिका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, वहाँ पर मानव का स्थायी निवास नहीं पाया जाता है। बी का कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। बी का थर्ड किस में दिया गया है? फर्स्ट में भी दिया गया है और फोर्थ में भी दिया गया है, ठीक। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पर है? विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका में है, जो कि नील, मैंने आपको बताया। ए का फर्स्ट आपके इसमें हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से ए का एक हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय महाद्वीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, ठीक। समझ गए आप लोग, ठीक है ना? ओके, आगे मैं बात कर लेता हूँ।
नेक्स्ट, संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, समुदायों द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा समवर्ती सूची के मामले दोनों देखते हैं, केंद्र भी देखती है और राज्य भी देखती है, इन दोनों की जिम्मेदारियां होती हैं। तो जवाब आपका हो जाएगा केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों ए व बी को पढ़िए तथा नीचे दिए गए उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। कथन ए, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। क्या पहला कथन सही है? क्या पहला कथन सही है? देखो, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व व संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह में होता है। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी संयुक्त क्षेत्र के बारे में। अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग है। अमूल डेयरी संयुक्त क्षेत्र का उद्योग नहीं है। ठीक, ये संयुक्त क्षेत्र का उद्योग नहीं है, यह है सहकारी है। ठीक, सहकारी है, अमूल डेयरी सहकारी है, ना कि संयुक्त क्षेत्र है। ठीक, तो बी ए सही है, बी गलत है। ए सत्य, बी गलत। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए संयुक्त क्षेत्र क्या है, निजी क्षेत्र क्या है ना, और सहकारी क्षेत्र क्या है। इनसे भी पेपर में बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उस छोटी सी जानकारी को भी यहीं पर खत्म करना चाहता हूं। मैंने अपने नोट्स को ओपन कर लिया है आपको जानकारी समझाने के लिए। स्वामित्व के आधार पर देखो, निजी क्षेत्र होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, संयुक्त क्षेत्र होते हैं, सहकारी क्षेत्र होते हैं। 4 क्षेत्र हैं, इन चारों के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। सबसे पहले निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है निजी क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? इसका संचालन सरकार द्वारा किया जाता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पेपर में आते हैं इसलिए मैंने हाईलाइट किए हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र है। अब संयुक्त क्षेत्र को समझो, स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है, जैसे मारुति उद्योग हो गया और मारुति उद्योग लिमिटेड, ये संयुक्त क्षेत्र में है। ठीक, उसके बाद सहकारी को समझो, स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। जहां पर कच्चा माल हो, जैसे दूध है ना, दूध से दही बनाएगा, मट्ठा, घी का उत्पादन होगा, तो ये सहकारी क्षेत्र में आता है। इसमें कामगारों, इन दोनों का सहारा लेना पड़ता है। जैसे उदाहरण आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उदाहरण हैं। और पूछ लिया कि अमूल किसका है, तो अमूल भी तो डेयरी उत्पादन आपका सहकारी में ही आ जाएगा। तो मैंने आपको वही सब कुछ बताया। अब देखो सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन, स्वामित्व अथॉरिटी लिमिटेड। ठीक, तो मारुति उद्योग लिमिटेड ये सहकारी उपक्रम नहीं है, ये सहकारी नहीं है। सहकारी में आपकी डेयरी वगैरह आती हैं। ठीक, समझे। और सहकारी क्षेत्र उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगार अथवा दोनों द्वारा होता है। पहली बात सही है। ये देखो क्वेश्चन, फिर देख लो क्वेश्चन, आनंद मिल्क यूनियन सहकारी उपक्रम की सफलता की कहानी का एक बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है, सहकारी का ही है। सहकारी क्षेत्र उत्पादकों, पूर्तिकारों, कामगारों द्वारा होता है। सही है, दोनों सही आपके हो जाएंगे। उसके बाद स्वामित्व पर ये क्वेश्चन है, अमूल डेयरी संयुक्त का नहीं है, अभी मैंने क्वेश्चन कराया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं, उन्हीं को मैं बता देता हूं आपको, ताकि मेरे मित्र को कोई समस्या ना हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कावेरी जल विवाद, कर्नाटक तमिलनाडु केरल, कर्नाटक आंध्र प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में कावेरी जल विवाद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। चांद पर जीवित बचे रहने के लिए अंतरिक्ष यात्री को विशेष सुरक्षा पोशाक पहननी पड़ती है, क्योंकि चांद पर वायु दाब नहीं है और अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की रक्त सिराएं विपरीत बल के कारण फट सकती हैं। दोनों बातें सही हैं और सही आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। इस क्वेश्चन को समझ लेना उपयोगी रहेगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँ, वायु दाब मैंने कई बार आपको बताया है, समुद्र तल में
वायुदाब सर्वाधिक अर्थात प्लस होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे तो बिल्कुल घटता जाएगा, माइनस में चला जाएगा वायुदाब। और चंद्रमा पे ना, चांद पे वायुदाब है ही नहीं, चांद पर बिल्कुल भी वायुदाब है ही नहीं, क्योंकि हमारे शरीर पर चारों दिशाओं से बल लगता है, वायुदाब लगता है, जो कि हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। अगर चांद पे जितने भी यात्री गए हैं तो वो विशेष प्रकार की पोशाक पहन के जाते हैं जिसमें हवा भरी रहती है, अर्थात हवा ऑक्सीजन भरी रहती है उस पोशाक में। अगर वो पोशाक पहन के ना जाएं तो ये अंतरिक्ष यात्री मर जाएंगे, क्योंकि वायुदाब चांद पे है ही नहीं, उनकी रक्त सिराएं फट जाएंगी, खून वगैरह धड़ल्ले से निकल जाएगा उनका, मर जाएंगे वे। तो इसलिए दोनों बातें सही हो जाएंगी। ठीक, ये वायुदाब के संबंध में है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लो आप लोग, दलित शब्द का अर्थ कुचला हुआ या टूटा हुआ, क्रांतिकारी, संघर्ष, बहिष्कृत। तो दलित का मतलब है कुचला हुआ या टूटा हुआ। ठीक, दलित या दबाया हुआ भी पूछा जाता है पेपर में। दलित का अर्थ है दबाया गया, कुचला गया या टूटा गया। ठीक, अगला, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भारतीय संविधान के बारे में कथन, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है, सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करता है। कथन भी, भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। ये तो है प्रावधान, ये प्रावधान है, बल्कि लिखा है नहीं प्रावधान है। तो बी तो आपका गलत हो ही गया नहीं के कारण, बी गलत है, बी सही नहीं हो सकता, दोनों सही हो ही नहीं सकते, दोनों गलत हो ही नहीं सकते। ठीक, जो भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है, भारतीय धर्म में ये हस्तक्षेप नहीं करता है, नहीं करता है, नहीं करता है, ये भी बात गलत। तो जवाब आपका कौन सा हुआ? दोनों गलत हो जाएंगे, आपके दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय धार्मिक राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से किस रेशे को संसाधित करने के लिए जिनिंग मिल काम करती है? रेशम, कपास, ऊन या जूट? राइट आंसर हो जाएगा कपास। कपास को रेशे मतलब कि संसाधित या उसको मतलब कि संशोधित करने के लिए जिनिंग मिल काम करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट, यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम करने नहीं देते हैं तो इससे श्रमिकों के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, जीवन का अधिकार? राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे मान लो कोई बिहार का है, वो काम करना चाहता है मुंबई में, लेकिन मुंबई वाले लोग बिहार वाले लोग को काम नहीं करने देते हैं, तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा? स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए याद रखना। ठीक, अगला, तटीय प्रदेशों में शुष्क प्रदेशों में मृदा संरक्षण का सबसे उचित तरीका कौन सा है? मल्च बनाना, चट्टान बांध, रक्षक मेखलाएं, वेदिका फॉर्म? इन सभी को आपको पता होना चाहिए ये हैं क्या। ये मृदा अपरदन को रोकने का तरीका है, मृदा अपरदन या मृदा को कटने से बचाने का वो है उपाय। ठीक, उपाय हैं ये, मृदा अपरदन रोकने के उपाय हैं। तो रक्षक मेखलाएं शुष्क प्रदेश में मृदा संरक्षण के लिए हैं। रक्षक मेखलाएं, मेखलाओं में वृक्ष उगा दिए जाते हैं ताकि मृदा बहे ना, उड़े ना। ठीक, समझे? रक्षक मेखलाएं यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इन 3-4 पॉइंट को आपको समझाना उपयोगी रहेगा। सबसे पहले मृदा संरक्षण की विधियां क्या हैं? मल्च बनाना विधियां हैं, पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे घास फूस से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा है वेदिका फॉर्म, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए, इससे पृष्ठीय प्रवाह या मृदा अपरदन कम होता है। वेदिका फॉर्म क्या है? तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं, तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। समोच्च रेखीय जुताई क्या है? पहाड़ी ढाल पर जुताई की जाती है। ठीक, रक्षक मेखलाएं क्या है? तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। यही क्वेश्चन अभी मैंने आपको कराया, जो कि तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन की गति को रोकने के लिए रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं। नोट्स में सब कुछ मैंने बताया है, तो आप लोग नोट्स को अवश्य रूप से ले लेना। ये क्वेश्चन भी पेपर में आया है। मृदा अपरदन छीड़ता को रोकने का उपाय मल्च बनाना भी है, वेदिका फॉर्म भी है, बीज की फसल उगाना भी है, लेकिन अति चराई नहीं है। ठीक, इसलिए जवाब आपका ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया द्वारा
कब्जे में लिए गए प्रांतों का निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? ईस्ट इंडिया द्वारा। तो सबसे पहले बिंद का दक्षिण भाग ईस्ट इंडिया ने अपने कब्जे में लिया, उसके बाद अफगानिस्तान में, फिर सिंध में, लास्ट में पंजाब में। ये है प्रांतों का एक सही क्रम, ईस्ट इंडिया द्वारा कब्जे में लिए गए प्रांत। ठीक, बिंद दक्षिण, क्योंकि बिंद दक्षिण में पड़ता है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान का नंबर, अफगानिस्तान के बाद सिंध, फिर धीरे धीरे पंजाब की ओर ये प्रवेश कर गए। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लो, यदि भारत में शाम के 6:30 बजे होंगे तो लंदन में तब क्या समय होगा? भारत का टाइम लंदन के टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा टाइम आगे है भारत का। यहाँ पर है भारत में शाम के 6:30 बजे हैं तो लंदन में 5.5 घंटा पीछे करो, इसमें शाम का टाइम है, 5.5 घंटा इसमें पीछे करो, कितना बचेगा? 1 बजेगा। कितना? 1 बजेगा। सुबह का बजेगा या शाम का? शाम का, मतलब कि 1 PM, 1 PM, दोपहर का 1। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी ने शिक्षा में कारीगरी सीखने पर जोर दिया क्योंकि यह बच्चों को पूरी तरह से स्वतंत्र बनाएगा। कारीगरी सीखने में पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं बनाएगा, ये भी गांधी जी का नहीं है। ये बच्चों को काबिल बनाएगा जिससे वे आजीविका कमाने में माता पिता की मदद कर सकें, ये भी नहीं है। यह दिमाग और समझने की क्षमता को विकसित करेगा, सही। यह गरिमा और आत्मसम्मान की वृद्धि को ले जाएगा, सही, गांधी के अकॉर्डिंग। सी और डी अर्थात फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1906 में सोंग्राम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूह ने असम में औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। कहां पर? असम में, असम में किया था। ठीक, थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट जवाब यहां पर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दोनों कथनों को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन 1, पितरा ड्यूरा या पितर द्यूरा उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन पत्थरों को दबाकर बनाए गए हैं। कथन बी, शाहजहां ने इसका प्रयोग लाल किले के राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बल देने के लिए किया था। दोनों बातें कैसी हैं? बिल्कुल सही हो जाएंगी। ये एक नक्काशी है पितरा ड्यूरा, इसको समझाएंगे, है ना। एक चैप्टर है अलग से ओल्ड NCERT का, उसको आपको समझा देंगे, ठीक, एक वीडियो में। तो राइट जवाब आपका हो जाएगा। दोनों कैसे हैं? दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? कौन सा देश सहारा मरुस्थल में नहीं आता है? लीबिया आता है, ट्यूनीसिया भी आता है, माली भी आता है, दक्षिणी सूडान नहीं आता है। ठीक, सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल है कहाँ बताओ? सहारा मरुस्थल है कहाँ, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? किस महाद्वीप में है? ठीक, किस महाद्वीप में है, कमेंट करके बताओ। और सहारा मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? सहारा मरुस्थल में खेती कैसी की जाती है? ठीक, ये भी बताओगे आप लोग कमेंट बॉक्स में, ठीक। अगला, पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित था। किस विचारधारा पर आधारित था? सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे, उसी तरह से हमारे साथ व्यवहार करेंगे। ये तो मिलता जुलता है, लेकिन विचारधारा इनकी ऐसी नहीं थी। ठीक, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। ठीक, सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों अभिलेखों में जो कहा गया उसके विपरीत करना, एक नए राज धर्म के उदय को बढ़ावा देना। राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक। और पेरियार वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ब्राह्मण विचारधारा का भयंकर विरोध किया। भगवत गीता, रामायण, मनु द्वारा रचित मनुस्मृति का विरोध किया, गैर ब्राह्मण आंदोलन चलाया, और इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन या आत्मसम्मान आंदोलन भी चलाया। आत्मसम्मान आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था, पेपर में कई बार पूछा जाता है, और इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी तमाम पेपर में अब तक आ चुके हैं। EB रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार के नाम से जाना जाता है, यह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनसे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसलिए इनके बारे में कंप्लीट जानकारी यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। सबसे पहले जान लेते हैं इनके बारे में। मध्यवर्गीय परिवार में पले बड़े थे, प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे, संस्कृत शास्त्रों का गहन अध्ययन किया था,
बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया गया था, तो उन्होंने हताश होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि जब एक दावत का आयोजन किया गया था, उस दावत में निम्न जाति के लोग और उच्च जाति के लोग दोनों के लिए बैठने के लिए अलग अलग इंतजाम किया गया था। इससे ये हताश हो गए और इन्होंने कांग्रेस पार्टी को विदा कर दिया। उसके बाद इन्होंने एक आंदोलन चलाया, स्वाभिमान आंदोलन या आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। यानी कि ऐसे लोगों को खुद ही मुक्ति पानी होगी समानता के लिए सभी धर्मों से। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो कि मैंने हाईलाइट की है, पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे, खास तौर से मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। बिल्कुल बात उनकी भी सही है। ठीक, तो ये कथन इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछा जाता है। ठीक, तो लगभग मैंने पेरियार के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया। अब उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन जो परीक्षा में आए हुए हैं उनको करा दूं ताकि रिवीजन आपका हो जाएगा। कथन है दो, कथन और कारण। एवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। बात पहली बिल्कुल सही हो जाएगी। कारण है क्योंकि पेरियार ने देखा ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कारण भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर दोनों और सही व्याख्या भी करेंगे। उसके बाद अलग प्रकार से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, तमाम प्रकार से हैं। किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं? यह कि समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं सभी धर्मों से मुक्त होना पड़ेगा। रामास्वामी पेरियार का यह कथन है कि सभी धर्मों से अछूतों को मुक्ति पानी पड़ेगी। उसके बाद अलग प्रकार का एक और क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कौन हिंदू शास्त्रों के कट्टर आलोचक थे तथा उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों से निचली जातियों पर अपनी सत्ता, महिलाओं पर पुरुष का प्रमुख स्थापित करने के लिए मनु द्वारा रचित संहिता, भगवत गीता, रामायण जैसी पुस्तकों का सहारा लिया गया है? वही क्वेश्चन लेकिन भाषा में थोड़ा परिवर्तन, पेरियार। उसके बाद और अलग प्रकार का क्वेश्चन देखो आप लोग, कथन और कारण। ईवी रामास्वामी ने भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया। कारण क्या था स्वाभिमान आंदोलन शुरू करने का? उन्होंने ऐसा लोगों को समाज में जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष कराने के लिए किया। दोनों कैसे हो जाएंगे? सही हो जाएंगे और सही व्याख्या भी करेंगे। ठीक, तो मैंने लगभग आपको सभी क्वेश्चन इसी के माध्यम से बता दिए। एक मिलान वाला भी देख लेते हैं। स्वाभिमान आंदोलन का मिलान किसके साथ होगा? पेरियार के साथ हो जाएगा। और सतनामी आंदोलन को घासीदास ने शुरू किया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले जी ने की थी। मंदिर प्रवेश आंदोलन BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते रहते हैं। स्वाभिमान आंदोलन मैंने आपको बताया, रामास्वामी के साथ मिलान हो जाएगा। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के साथ, सतनामी आपका घासीदास, मतुआ पंथ हरिदास ठाकुर के साथ। लगभग मैंने आपको सारी जानकारी यहीं पर बता दी। ठीक, यहीं पर बता दी। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक चीज़ बता देना। कमेंट करके एक चीज़ बताना, आपके ज़िले का नाम क्या है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाक से बता दें। और वहाँ क्या चीज़ फेमस है ये भी कमेंट बॉक्स में 2 शब्द लिख दें। ठीक, तो नोट्स जिनके पास नहीं है नोट्स, तो इन नोट्स को अवश्य आप लोग ले लें। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है? आइजोल में, कोहिमा में, गुवाहाटी में, ईटानगर में? राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा गुवाहाटी। गुवाहाटी। ठीक, गुवाहाटी एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर असम का भी उच्च न्यायालय है, नागालैंड का भी है,
मिजोरम का भी है और अरुणाचल प्रदेश का भी है, गुवाहाटी में। ठीक है ना। उसके बाद आगे आगे मैं बात करता हूँ, एक 12 साल का बच्चा कांच गिलास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हुआ है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से भी बनते हैं। जैसे मान लो बच्चे की उम्र 12 वर्ष है, 12 वर्ष से कम मतलब कि ये एक शोषण के विरुद्ध में कानून आता है। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करना एक शोषण में आता है। ठीक, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, इस शोषण के विरुद्ध के अधिकार का यहाँ पर हनन हुआ है। ठीक, और आपको पता होना चाहिए स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, शोषण के विरुद्ध किस अनुच्छेद में आता है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिनसे पेपर में बार बार क्वेश्चन बनता है। मैं सभी अनुच्छेद को यहीं पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग समझ लो, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। कानून के समझ समानता, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, जाति उन्मूलन अनुच्छेद 15 में है। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में आता है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में आता है, जिसमें मानव तस्करी, जबरन श्रम पर रोक, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने के प्रतिबंध है। ठीक, तो यही वाला मैंने अभी आपको बताया, शोषण के विरुद्ध। उसके बाद आपका अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 31 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। जो रिट जारी करने की शक्ति इसी में ही सम्मिलित है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको बताया, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। यहाँ पर बच्चे की उम्र 12 वर्ष है, जबकि जो संविधान में वर्णित है उम्र होनी चाहिए 14 वर्ष से अधिक। ठीक, अगर 14 साल से कम है तो वो एक शोषण के विरुद्ध में माना जाएगा। समझे आप। अगला देख लो, पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है, वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र से प्रारंभ हुआ? आगरा, चित्रकूट, झांसी, मिर्जापुर। उत्तर आपका यहाँ पर होगा चित्रकूट। चित्रकूट से खबर लहरिया जो कि एक स्थानीय समाचार पत्र है। कौन सा? स्थानीय समाचार पत्र है, जो कि महिलाओं द्वारा एक समूह के द्वारा यह पत्र संचालित किया गया है। अगला देख लो, उपयुक्त विकल्प का चयन करते हुए निम्नलिखित का सुमेल कीजिए। सैनिक वेतनाधिकारी का मिलान करना है। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं मिलान। ठीक, सद्र होता है धार्मिक मंत्री, धार्मिक या धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम है सद्र। बी का आ जाएगा चौथा। ठीक, नगर पुलिस को नायक, नगर पुलिस जो होता है ना, इसको बोलते हैं कोतवाल। डी का हो जाएगा, डी का हो जाएगा एक। ठीक, और सेना नायक को बोलते हैं फौजदार। सैनिक वेतनाधिकारी को बोलते हैं बख्शी। सी का हो जाएगा आपका सेकेंड, सी का हो जाएगा सेकेंड, और ए का हो जाएगा सैनिक वेतनाधिकारी को बोलते बख्शी। ए का हो जाएगा थर्ड, ए का हो जाएगा थर्ड। अब देखो विकल्प में ए का थर्ड किस में है? दूसरे में है। बी का चौथा है, बी का चौथा भी है। सी का दूसरा है, सी का दूसरा भी है, और ए का हो गया। ठीक, तो सेकेंड जवाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। आपको यहाँ पर इसको समझो, बख्शी बोलते हैं सैनिक वेतनाधिकारी को, सैनिक वेतनाधिकारी को बोलते हैं बख्शी। और वित्त जो अधिकारी होता है उसको दीवान भी बोला जाता है। सदर उसको बोलते हैं धार्मिक व धर्मार्थ किए जाने वाले मंत्री का नाम। फौजदार बोलते हैं सेना नायक को। क्या बोलते हैं? सेना नायक को बोलते हैं फौजदार। कोतवाल बोलते हैं नगर के पुलिस अधिकारी को। ठीक, समझे? उसके बाद अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी पवन मौसमी पवन का उदाहरण है? तो पवनें तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, एक मौसमी पवन हो गई, एक आपकी होती है स्थानीय पवन, स्थानीय होती है, एक होती है स्थायी। स्थायी एक ही दिशा में लगातार वर्ष भर निश्चित ही चलती रहती हैं। स्थानीय लोकल होती हैं, जैसे समुद्र की पवन या समुद्री समीर। ठीक, स्थल पवन। और
मौसमी पवनें ये मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार बदलती रहती हैं। व्यापारिक पवनें आपकी स्थायी हैं। पश्चिमी पवनें भी स्थायी हैं। स्थल समीर कैसी है? ये स्थानीय है, स्थानीय है। ठीक, जवाब आपका हो जाएगा मानसून, क्योंकि मानसून ही मौसम से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मौसमी पवन का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कथन वाला है। शराब बनाने वाले नाई और बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। कथन भी, यह उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िवाद धारणा को दर्शाता है। दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं। क्या होगा यहाँ पर आपका जवाब? कथन पहला है कि शराब बनाने वाले नाई बावर्ची को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाने के लिए मोहम्मद तुगलक की आलोचना हुई। चलो, उसने बैठा दिया ऊंचे पद पर, कोई दिक्कत की बात नहीं। शराब बनाने वाले में उस समय में प्रचलित सामाजिक आर्थिक रूढ़िवाद धारणा को दर्शाता है, ये भी दर्शाता है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जाति विशेष लोगों को ही शराब बनाने का काम दिया गया, ऊंचे पद दे दिए गए, बाकी लोगों को नहीं दिए गए। ये है रूढ़िवाद धारणा को दर्शाता है, सही है। ठीक, चौथा सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में सही है? भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं। बिंद, सतपुड़ा, अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक हैं। उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां नर्मदा और तापी इसी क्षेत्र से होकर के बहती हैं। कौन सा इन विकल्पों में से आपका राइट जवाब होने वाला है? तो राइट जवाब की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन बड़ा ही सरल है, प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ है। अगर प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा होगा तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा। और एक बात आपको बताऊं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही सरल होते हैं। अगर आपने एक कथन को गलत साबित कर दिया तो उत्तर आपके सामने आ जाएगा। जैसे त्रिभुजाकार तो है, ये धरातल भी इसका ऊंचा नीचा है, पहला बिल्कुल सही है, ए आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो गए आपके। ठीक, उसके बाद इस क्षेत्र में बहुत सी श्रृंखलाएं हैं, बिंद है, सतपुड़ा की श्रृंखलाएं भी हैं, बी भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अरावली की पहाड़ियां विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक हैं, यह उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है, जो कि गलत है। अरावली श्रृंखला पहाड़ियां अभी आपने हाल में ही चर्चा सुनी होगी, अरावली पहाड़ी पर संकट, ठीक, आर्डर जो कि समाप्त की जाने का है, जो कि एकदम बिल्कुल ही इसको कह नहीं सकते हैं, कितने लाख जीवों की हत्या हो सकती है इसमें, बिल्कुल वातावरण तहस नहस हो जाएगा, लोग सांस लेने को भी तरस जाएंगे अगर ऐसा हुआ। देखते हैं क्या होता है। लेकिन उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित है, जो कि गलत कथन है। क्यों गलत है? जैसे मैं भारत का अगर इस प्रकार से बनाना चाहूँ, प्रायद्वीपीय पठार यहाँ पर, ठीक, तो ये राजस्थान वाला इलाका उत्तर पूर्व बोलते हैं, इस वाली सीमा को उत्तर पूर्व। इधर क्या बोलेंगे? इधर बोलेंगे पश्चिम और उत्तर पश्चिम बोलेंगे, ठीक, पूरब नहीं बोलेंगे, इसलिए गलत है। सी गलत है, सी जिसमें था वो आपका हट जाएगा, ए बी डी यहाँ पर बचेगा, जो कि इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ आपकी नर्मदा है, तापी है, ठीक, जो कि उल्टी बहती हैं नदियाँ, नर्मदा और तापी। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ ये अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। किसमें? अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। इस पर विचार करो और सही विकल्प का चयन करें। वक्तव्य ए, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांव की ज़्यादातर भट्टियां अनुपयोगी हो गई थीं। वक्तव्य बी, इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू करना था। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब आपका क्या होने वाला है? दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करेंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ब्रिटिश शासन काल की, उस दौरान गांव में भट्टियां हुआ करती थीं, ठीक है ना। भट्टियों का काम लोहे को पिघलाना, गलाना या कुछ भी काम आप लोग धातु कर्म से रिलेटेड समझ सकते हो, तो वो काम होता था। तो उस दौरान भट्टियां की उपयोगिता खत्म हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सरकार द्वारा जंगल का नया नियम लागू कर दिया गया था। जंगल से लकड़ियां भारतीय लोग इकट्ठा करते थे, फिर उनसे ही जलाया जाता था भट्टियों में। तो जंगल का नया नियम आ गया, तो ये लोग लकड़ियां एकत्र नहीं कर सकते थे भारत के लोग, ठीक, तो इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। अगला देख लो क्वेश्चन, निम्नलिखित
में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है? राजतंत्र सरकार का पहलू। नागरिकों को अपना राजा या रानी चुनने का अनुमति होती है। राजा व रानी द्वारा किए गए निर्णय पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं। देश पर राज करने वाले राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं अपितु नागरिकों के हाथों में होती है। जवाब आपका हो जाएगा, देश पर राज्य करने के लिए पूरी शक्ति राजा या रानी के पास होती है, उसे ही राजतंत्र बोलते हैं। ठीक, राजा के पास ही पूरी शक्ति होती है। अगला प्रश्न, छत्रक शैल का निर्माण निम्न में से किसके द्वारा अपर्दन क्रिया से होता है? नदियों से, समुद्री तरंगों से, हिमनदों से या पवनों से? इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? छत्रक शैल जो कि पवन के द्वारा बनाई जाती है। कहाँ पर बनता है? रेगिस्तान इलाकों में बनता है। छत्रक शैल का निर्माण कहाँ पर होता है? रेगिस्तान में होता है। बालू का डिब्बा भी वहीं पर बनता है। और पवन के द्वारा लोयस भी बनता है, ये भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है लोयस। हिमनद के द्वारा क्या बनता है? हिमोड़। हिमोड़, हिमोड़ क्या है? निक्षेपण है। समुद्री तरंग द्वारा बनती है, समुद्र में गुफाएं बनती हैं, समुद्र में स्टैग बनती है। और नदियों को तो आपको पता है, जलप्रपात बनता है, वाटर होल बनता है, जलप्रपात बनता है, विसर्प बनता है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो विसर्प जैसी आकृति में बहने लगती है, विसर्प बनता है, चाप झील बनती हैं, वितरिकाएं भी बनती हैं। जवाब मैंने आपको बताया, पवन इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हो जाएगा।